चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियल। इस चैप्टर के बारे में आप कहीं ना कहीं 11th स्टैंडर्ड में पढ़कर आए हैं। हमने 11th में पढ़ा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो जो 11th जो 13 चैप्टर था हमारा 11th क्लास के अंदर, 13 चैप्टर, वो पूरा पूरा एग्जैक्टली सेम सेम, बस इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने में से लिमिट्स पढ़ा है, तो वही कॉन्टिन्यूटी कहलाएगा। तो हमें एक्चुअल में वही पढ़ना है, लिमिट्स ही पढ़ना है पहले। पर अब इसमें थोड़ी थोड़ी लिमिट्स को मैं थोड़ा सा एडवांस वर्जन में लेके जाऊंगा। जैसे मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपने 11th स्टैंडर्ड में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो डिफरेंशिएशन में नया क्या आएगा? डिफरेंशिएशन में रहेंगे वो हमारे 4 रूल, एडिशन, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, कोएफिशिएंट रूल, और एक और होगा हमारा चेन। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा, पर इसमें टाइप अब चेंज होती जाएगी। हमने जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, वो पढ़ी थी हमने सिर्फ सिंपल टाइप। अब कौन कौन सी टाइप आएगी? जैसा पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई, इम्प्लिसिट फॉर्म आ गई, ठीक है ना, लॉग वाली फॉर्म आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। तो ये सारी की सारी फॉर्म्स हमें पढ़नी पड़ेगी। दैट इज आल्सो वेरी इजी। ये भी टॉपिक बहुत इजी है। अगर एक बार समझ में आ गया तो आप कभी भी कुछ गलत नहीं करते। यहां से हमारा कैलकुलस का पार्ट शुरू होता है। ठीक है, कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर जनरली 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें 5th चैप्टर, 6th, 7th, 8th एंड 9th, ये हमारे 5 चैप्टर्स आते हैं जो पूरी कैलकुलस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है ना। पहले जब ये 100 मार्क्स का आया करती थी, पेपर आता था 100 मार्क्स का, तो 44 मार्क्स की हमारी कैलकुलस। अब 80 मार्क्स की होगी है, तो इसमें 34 से लेकर 36 मार्क्स की कैलकुलस। तो ये पूरा जो चैप्टर है, पूरा जो चैप्टर है, ये आगे चल के सब में लिंक होगा। तो इस चैप्टर को प्लीज आराम से सीखना और अच्छी तरह सीखना। ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको वही बोलूंगा कि आपको 11th की बुक ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको 11th आएगी तभी आप 12th कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डाल लीजिए, लिमिट्स यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियल। दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके नीचे लिख लेना, कॉन्टिन्यूटी के नीचे अगर आपको लिखना है दैट इज लिमिट्स। ठीक है, और इसके नीचे लिख देना डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंशिएशन। चलो, अब हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, लिमिट्स एंड डिफरेंशियबिलिटी। अगर हम बात करते हैं, पहले हम लिमिट्स की बात करते हैं, तो पूरा पेन डाउन कर दो और इधर देखो। अगर हम लिमिट्स की बात करते हैं, मैं स्लैश करके कॉन्टिन्यूटी लिखता हूं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट थोड़ा बाद में आएगा, तो पहले हम लिमिट्स ही सीख रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है वो एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगी, पहले आपको लिमिट्स समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू, में ये मुझे एफ(x) मिला, ठीक है, y इज इक्वल टू, मुझे कोई भी फंक्शन दिया हुआ, कोई भी फंक्शन, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, मुझे वैल्यू निकालनी है किसी भी जगह पर। x इज इक्वल टू a पर मुझे इसकी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मुझे y एक्सिस में मिलेगी, y एक्सिस पर उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू f ऑफ, मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा, a पुट कर दूंगा, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी।
इतना ही इजी है, सिर्फ आपको जस्ट वैल्यू को पुट करना है। तो हम लिमिट्स को क्या बोलते हैं? लिमिट्स लिमिट इज द अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ y और fx, ठीक है, मैं y बोल दूं या मैं fx बोल दूं, एट एनी पॉइंट x is equal to में, at any point x is equal to, बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनो, मैंने क्या लिखा है? लिमिट इज द अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ y और fx एट एनी पॉइंट x is equal to a, यानी पॉइंट वन x एक्सिस। मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट लूं, उसको मैं फंक्शन में पुट करूंगा, जो भी वैल्यू आएगी वो y पे रिप्रेजेंट करेगी, उसको बोलेंगे हम लिमिट। उसको क्या बोलेंगे? लिमिट। यानी जस्ट सर हमें पुट ही करना है, हाँ आपको जस्ट पुट ही करना है। जैसे कि एग्जांपल देखो, लिखते वक्त इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिमिट x टेंडिंग टू a। आप सभी को पता है ऐसे लिखते हैं, लिमिट लिखते हैं, दिस इज x, दिस इज कॉल्ड टेंडिंग टू a, और यहां क्या जाता है f, या फिर लिमिट x टेंडिंग टू a। बात सेम है, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि y के इक्वल आपको कोई ना कोई फंक्शन दिया होगा, तो वो फंक्शन हमें पुट करना होगा। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूं, पहले आप आराम से फटाफट ये, थोड़ा फास्ट उतारिए, जल्दी जल्दी। ऊपर से रब कर रहा हूं, चलिए तो अभी डाल लीजिए सिंपल लिमिट्स, पहले डाल लीजिए सिंपल।
अब सिंपल लिमिट्स में क्या है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में हम इसको समझते हैं, हमें क्या करना है, कैसे वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है ठीक है, ये मुझे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं तीनों आपको करके दिखा रहा हूं। मुझे पता है आप भी कर सकते हो, पेपर मैं करके दिखा। मुझे वैल्यूज दी हुई है और मुझे वैल्यूज इसकी निकालनी। ठीक है, चलो देखिए। आगे मैं देखूं ए बार, तो मुझे दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 3x। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ तो बस जस्ट आपको x की जगह 2 करना है, क्योंकि मुझे एक्सटेंडेड टू 2 दिया हुआ। तो यहां पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 3 into में 2 which is equal to में 4 plus 1 अपॉन में 6, यानी आंसर आ जाएगा 5 and 6। ये हमारा आंसर डायरेक्ट। अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखाऊं, ग्राफिकली आप इधर भी बना लेना, इसको ऐसे करके ग्राफिकली। अगर मैं इसको ग्राफिकली वो करता हूं, लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई भी फंक्शन जो कि मुझे कितना दिया हुआ है, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 3x। ठीक है, मैंने रैंडम उसका ग्राफ बनाया, रैंडम ग्राफ। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है कितने पे, x इज इक्वल टू 2, दिस इज 1, दिस इज 2, तो मैंने यहां पे 2 मार्क कर दिया, x इज इक्वल, तो इसकी वैल्यू मुझे यहां पर कितनी निकल आ रही है, दैट इज 5%। यानी हम पुट कहां करते हैं, x में करते हैं, जो आंसर आता है वो होता है गेट, और गेट आप सभी को पता है कहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, y में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने x में 2 पुट किया, y में मुझे गेट हुआ 5%। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि वैल्यू कहां पर रिप्रेजेंट होगी, दैट इज y एक्सिस पर रिप्रेजेंट। तो इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू पर मुझे कितनी दी है, 5%। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना है b बार। दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4x प्लस। अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4 1 प्लस 3 which is equal to में 1 minus 1 अपॉन में 4 और 3 7। तो आंसर विल बी 0/7। ठीक है, 0/समथिंग वो 0 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी बात समझ में। सी पार्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, दिस इज x क्यूब माइनस 27 अपॉन में x माइनस। अगर मैं इधर देखूं, दैट इज 3 का क्यूब माइनस 27 अपॉन में 3 माइनस, व्हिच इज 0/0। अगर हमारे पास यहाँ पर 0/0 आ रहा है, तो ना इसका आंसर 0 है ना नॉट डिफाइंड। इस वाली फॉर्म को बोलते हैं हम इनडिटरमिनेट फॉर्म। ध्यान से सीखते रहना, इस वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। लिमिट्स के अंदर इसी को बस हमें सॉल्व करना और किसी फॉर्म को नहीं देखना, बस 0/0 को हमें अच्छी तरह सॉल्व करना है, बाकी किसी को कुछ नहीं करना। अगर ऊपर 0 आए चल जाएगा, मजा आ जाएगा, पर अगर ऊपर नीचे दोनों में 0 आ जाए तो नहीं चलेगा, तो उसको बोलेंगे डिटरमिनेट फॉर्म। बच्चा कहता है सर अगर नीचे 0 आ जाता तो एक और पार्ट ले लेते हैं, बी पार्ट। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं बी पार्ट। अगर मेरे पास ऐसा रहेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू लेट्स सपोज 2, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x माइनस। तो यहां आता दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस, व्हिच इज ऊपर आता 5 और नीचे आता 0। तो इसको बोलते हैं इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, दैट इज 5/0 इंफिनिटी लिख दूंगा या फिर नॉट डिफाइंड लिखकर।
बात समझ में आ रही है? समथिंग बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, पर जीरो बाय जीरो इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, नॉट डिफाइंड नहीं है। बात समझ में आ रही है? नॉट डिफाइंड नहीं है, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट। तो सर कितनी तरह की इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है? सिर्फ एक ही होती है? चलो चेक करते हैं अभी, पहले आप उतार लीजिए। डन, लिख लिया सभी ने? चलिए टॉपिक डाल दीजिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास कितनी तरह की इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती है वो हम चेक करते हैं। टोटल 7 तरह की इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती है। देखते हैं कौन कौन सी। रख कर रहा हूं यहां से। दैट इज, लिखना मतलब जीरो बाय जीरो, सर सिद्धांत को लैटिन कर लो। ओके बेटा। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, जीरो डॉट इंफिनिटी, और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इसको बोलते हैं फर्स्ट टाइप। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टाइप। स्लैश करके लिख लेना, जीरो बाय जीरो, इंफिनिटी की पावर जीरो और वन की पावर इंफिनिटी। इसको बोलते हैं सेकंड टाइप। ठीक है, इसको लिख लेना दैट इन सीबीएसई, और दिस इज इन कॉम्पिटिशन। ठीक है, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए, ये सीबीएसई में और ये कंपटीशन में, तो कंपटीशन वाली फॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास। चलो फटाफट लिख लो।
चलिए आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि ये सारी की सारी जो है फर्स्ट काइंड ऑल आर सी। तो ध्यान से देखना, नोट बना लेना, नोट कि फर्स्ट काइंड ऑल आर सी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट तो 0/0 है ही, फर्स्ट तो 0/0 है। सेकंड देखो, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी को ऑल आर सेम एज 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट काइंड ऑल आर सेम एज 0/0 फॉर्म। तो ध्यान से देखिए, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी को क्या लिख सकता हूं मैं, दिस इज 1/0 अपॉन में 1/0। ठीक है ना, अभी हमने लिखा था इंफिनिटी को, तो समथिंग बाय 0 मान लो, समथिंग बाय 0 मान। ठीक है, मैंने 1 लिया है समथिंग, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू में 0 अपॉन में 1 इंटू में 0, तो अगेन 0/0। ठीक है, अच्छा जी इसको देखते हैं थर्ड को। तो 0 डॉट इंफिनिटी, तो 0 इंटू में इंफिनिटी को मैंने फिर से लिख लिया 1/0, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज अगेन 0/0। फोर्थ देख, फोर्थ दिया हुआ मुझे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, which is 1 minus 0, 1 by minus 0, तो कितना आ जाएगा, 0 LCM 1 minus 1, which is 0/0, again 0/0। तो all are 0/0 फॉर्म, बट जब भी हमारे पास ऐसी फॉर्म आएंगी तो ऐसे को हम पहले कन्वर्ट करेंगे 0/0 में, तभी हम सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है, यानी अगर मुझे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाली फॉर्म भी दे रखी है तो हम पहले उसको 0/0 में कन्वर्ट करेंगे, यानी एलसीएम फिर ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर 1/0 1/0 कैंसिल कर दो, सीधा 0 लिख दो ना, सेम सेम ही तो है, माइनस कर दो, नहीं यहाँ पर एलसीएम आता है। ठीक है, चलिए फटाफट लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लिमिट्स को सॉल्व करने के मेथड्स तो हैं, पर कौन सी फॉर्म को, इनडिटरमिनेट, और वो भी कौन सी, स्पेशल 0/0। तो मैं जितने भी मेथड्स लिख रहा हूं ऑल आर मेथड्स टू सॉल्व 0/0, सेकंड टाइप की मेथड नहीं। ठीक है ना, चलो तो फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट लिखिए फैक्टराइजेशन। ये चारों मेथड तो आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं वैसे, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजिंग फार्मूलाज और बाय डेफिनेशन, ये आप सीख चुके हैं। ठीक है, अब नया क्या हमारे पास, एक और नया मेथड है जिसको बोलते हैं सैंडविच प्रिंसिपल।
5 रूल्स हमें सीबीएसई में पढ़ने हैं और ये 4 रूल्स कॉम्पिटिशन। चलो फटाफट लिखिए। स्पेशल मेथड्स लिखिए या स्लैश स्पेशल। सर ये लास्ट में क्या लिखा है आपने 9th पॉइंट? एल हॉस्पिटल रूल बेटा, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एक मेथड होता है, सिखा दूंगा इस साल आपको मैं, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मेथड है, पर ये आप सीख पाएंगे जब हम डेरिवेटिव सीखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा गैप देके मैं सिखा दूंगा। चलो तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया ये पार्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2, ये मुझे दिया। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, मैं आपको करके दिखा दूं। बोर्ड्स में देयर इज नो नीड टू राइट कि मेरे को 0 बाय 0 फॉर्म दिखानी है, नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दूंगा। मेरे पास क्या है, देखो मुझे दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 2 दिस इज x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस। तो मुझे x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2 माइनस 2 व्हिच इज 4 माइनस 4 अपॉन में 2 माइनस 2 व्हिच इज 0 बाय 0। दैट इज फर्स्ट टाइम हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म की आ रही है। ठीक है भाई, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी मैं 0 बाय 0 का कोई आंसर तो नहीं लिख सकता हूं क्योंकि ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो फिर कैसे सॉल्व करें। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास, उसको सॉल्व करने के लिए दैट इज फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन चलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, दिस इज a स्क्वायर, 4 को लिख लिया मैंने 2 का स्क्वायर और यहाँ पे लिख लिया मैंने x माइनस। तुम कहोगे सर यस लिख सकते हो, ऊपर हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू में दिस इज x माइनस 2 और ऊपर आ जाएगा x प्लस अपॉन में x माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज x प्लस। ठीक है, जैसे ही हमारी 0 बाय 0 फॉर्म हट जाए तो आप लिमिट पुट कर सकते हो। अब नीचे से हट गया 0, तो अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 2 प्लस 2 आंसर। तो इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो 0 बाय 0 को अगर सॉल्व करना तो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन। अगर आप जितना फैक्टर बनाना चाहते हो उतना फैक्टर बना के, अब मैं आपको उसकी ट्रिक सिखा देता हूँ कि आपको लिमिट कब पुट करनी है। कईयों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि सर पुट कब करना है, जैसे ही नीचे वाला फैक्टर जो उसको 0 करवा, आपको उसी फैक्टर को सिर्फ हैंडल करना है जो नीचे 0 करना है। अभी हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप क्या करोगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, नहीं करने की जरूरत, नो नीड टू मल्टीप्लाई।
आपको वो फैक्टर निकाल लेना साइड में जो नीचे जीरो हो रहा है, मेरे को जैसे मर्जी करके उसको कैंसिल कर, बस इतनी सी कहानी है। नीचे वाला जो भी फैक्टर है ना, इसको हटाना जैसे मर्जी करके। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2, तो ये वाला जो फैक्टर है x माइनस 2, ये जीरो कर रहा है, ये बेकारपंती कर रहा है कि भाई मुझे इसको हटाना है। तो जैसे मर्जी करके ऊपर वैसा फैक्टर बनाओ और इसको कैंसिल कर दो। जैसे ही नीचे वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, लिमिट पुट कर दो बिना सोचे। ऊपर जीरो आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, पर नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो फटाफट उतारो और मुझे ये करके बताओ। चलो फटाफट करो। फैक्टराइजेशन से करना है सर। क्या कह रहे हो बेटा? फैक्टराइजेशन से ही करना है ये। ऑब्वियस ही बात है, फैक्टराइजेशन सीख रहे हो तो फैक्टर्स से ही करो, फैक्टराइजेशन से ही करो। सर 4। ओके, चेक कर दें, आप कर लीजिए। यस, अभी दोनों पार्ट कर लो, फिर ट्राई करके देखते हैं एक बार। चलिए, अब सभी को दिखाई दे रहा होगा कि इट इज 0/0 फॉर्म। ठीक है, सभी ने पुट करके दिखा दिया होगा, तो करके देखते हैं बी पार्ट। चलो, अब जितने फैक्टर मैं ब्रेक कर सकता हूं उतने फैक्टर मुझे ब्रेक करने पड़े। ठीक, चेक कर। तो मुझे x की पावर 4 दिया होगा, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, दिस इज x स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस। ठीक है ना? तो अब a का काम कौन कर रहा है? x स्क्वायर। b का काम कौन कर रहा है? 1। तो यहां आ जाएगा हमारे पास, दिस इज x स्क्वायर माइनस 1, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। ये तो अभी भी ब्रेक नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला जो फैक्टर है ये फिर से ब्रेक होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। तो यहां पर मैं फिर से लिख दूंगा, दिस इज x माइनस 1, दिस इज x प्लस 1, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन में x माइनस। ये कैंसिल हो गया, लिमिट चल रही है हमारे पास 1। जैसे ही नीचे वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो यहां आ जाएगा 1 प्लस 1, यहां पर भी
1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 2 * 2 आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ठीक है। चलो सी पार्ट करके देख, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 3, दिस इज x³ 27 और x - तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज x³ - 3 का क्यूब अपॉन में x - 3। अब आधे बच्चों को a - b³ पता नहीं होगा, a³ - b³। चलो तो मैं लिख देता हूं यहां पर a³ - b³ होता है a - b a² + b² + a, ठीक है। अगर यहां पर माइनस आ रहा है मैं प्लस वाला भी लिख देता हूं, कभी जरूरत पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए। अगर प्लस है तो आगे प्लस आएगा, लास्ट वाले में माइनस आएगा, ए बी का माइनस है तो आगे माइनस आएगा और प्लस आगे वाले जो लास्ट है उसमें प्लस है, तो ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पर हमारे पास a³ - b³ खुल रहा है, खोल देते हैं फटाफट। अच्छा, जब तक हम लिमिट को पुट नहीं कर देते तब तक हमें लिमिट लिखना मैंडेटरी है, हर स्टेप है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज x - 3, दिस इज x² 3 का स्क्वायर प्लस 3 into में x अपॉन में दिस इज x - 3, ये कैंसिल हो गया। जैसे नीचे वाला फैक्टर कैंसिल हुआ लिमिट को पुट कर, तो देखो क्या आएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू मैं 3 पुट करूंगा तो 9, इसका भी 9 + 9, तो आंसर होगी, तो इसका आंसर होगा 26। तो फैक्टराइजेशन आ जाएगी तो आप, मुझे नहीं लगता कभी गलत करके आओगे, आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो जितनी फैक्टराइजेशन पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उतनी आपके लिए बेटर है। क्वेश्चंस मैं आपको जरूर भेज दूंगा, नहीं तो 11th स्टैंडर्ड की बुक में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारों के पास आई थिंक आरडी शर्मा की रखी होगी, नहीं है तो किसी से फोटो खींच के मंगवा लो, ठीक है ना, जो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, नहीं तो मैं आपके ग्रुप पे भेज दूंगा, आपको वो प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है। पता है क्यों? क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के अंदर तो कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस दिए हैं, लिमिट्स के नहीं है। वहां पर तो लिखा हुआ है सॉल्व द कॉन्टिन्यूटी या चेक द कॉन्टिन्यूटी, तो आप वो कॉन्टिन्यूटी में आप फंस के खड़े हो जाओ। आप 11th की ट्राई कीजिए लिमिट्स, क्योंकि तो हम लिमिट्स सीख रहे हैं ना, तो पहले आप 11th की ट्राई कर लीजिए, 11th में अगर कर लोगे तो 12th के सेम ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है। तो आज आप बैठकर कम से कम मेरी नेक्स्ट क्लास तक कम से कम 50 क्वेश्चन तो सॉल्व करके बैठ, ठीक है। चलो फैक्टराइजेशन इज क्लियर, टॉपिक डाल लीजिए। सेकंड विल थोड़ा सा गैप देके रैशनलाइजिंग उतार लीजिए पहले फटाफट। चलिए सेकंड मेथड डालिए, रैशनलाइजिंग मेथड। चलिए मुझे ये दिया हुआ है, ठीक, पहले तो जीरो पे चेक करके देख लेते हैं 0/0 फॉर्म बन भी रही है या नहीं बन। मैंने x की जगह 0 पुट कर, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, √1 1 माइनस इधर पुट करूंगा तो फिर से √1 बचेगा 1, ठीक है। तो ऊपर तो 0 आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है, क्योंकि x की जगह 0 पुट करना है, तो अगेन इट इज 0/0। कहीं पे भी आपको स्क्वायर रूट दिखाई देता है,
कहीं पे भी आपको स्क्वायर रूट दिखाई देता है तो आपको रैशनलाइज करना। अब बच्चों के दिमाग में तो सर नीचे वाला रैशनलाइज करते हैं, आप ऊपर वाला रैशनलाइज तो नहीं करते। हमें तो 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में ये सिखाया गया कि डिनोमिनेटर में अगर रूट होगा तो हम रैशनलाइज करेंगे। आपने तो न्यूमरेटर में दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर हमें डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में कहीं पे भी स्क्वायर रूट दे रखा हो और हमें क्वेश्चन को डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर के अंदर फ्री करना हो स्क्वायर रूट से, तो हम रैशनलाइजिंग मेथड लगाते हैं। तो रैशनलाइज हम सभी को आता है, तो देखते हैं। ठीक है, हमने रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज का सबको मेथड पता है कि जो बीच वाला साइन होगा उसको चेक करेंगे। बच्चे कहते हैं सर ये वाला नहीं, ये वाला नहीं करके आना, बीच वाला, ये ए है ये बी है, तो इनके बीच का जो साइन है वो चेंज करके आना। ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या ये वाला ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं करने की जरूरत, क्योंकि इसकी वजह से जीरो हो रहा है। चेक कर लो, जो भी यहाँ पर आएगा ना रैशनलाइज करने के बाद, वो कभी जीरो नहीं करे, कभी भी जीरो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ तो बीच में प्लस लिखा हुआ है, तो नीचे वाला फैक्टर कभी जीरो नहीं होता। तो इसको अलग रखो, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जीरो कर ही नहीं रहा। तो देखो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये मेरे पास ए का काम कर रहा है और ये मेरे पास बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आएगा ए स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स होल अपॉन में x। ठीक है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, मैंने कहा था ना डिनोमिनेटर को कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, ऊपर सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन में x अंडर रूट में 1 प्लस एक्स और 1 माइनस, 1 से 1 कट गया, ऊपर आ जाएगा 2x अपॉन में x रूट में 1 प्लस एक्स और 1 माइनस, ये x है, ये भी x कट गया। अब जैसे ही नीचे वाला x कट गया, क्योंकि जो जीरो कर रहा था लिमिट पुट कर, जिसकी वजह से जीरो हो रहा था वही चला गया, तो लिमिट पुट कर देते। तो क्या आएगा देखो, यहाँ आ जाएगा 2, नीचे आएगा देखो, नीचे आ जाएगा 1 प्लस रूट 1, क्योंकि यहाँ पर अगर जीरो पुट करूंगा तो रूट 1, यहाँ पर पुट करूंगा तो रूट 1, और रूट 1 कितना होता है 1 होता है, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो कभी भी हमारे पास स्क्वायर रूट आएंगे तो हमें क्या करना है, रैशनलाइज करके आना। ठीक है, बताइए।
ऊपर से रब कर रहा हूं मैं। थोड़ा गैप दे देना, कम से कम 2 पेज का गैप दे देना, 2 पेजेस का, क्योंकि उसमें मैं कुछ रेशनलाइज के क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। तो 1 पेज का गैप दे सकते हो, पूरा 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 1 पेज का गैप है। और क्वेश्चन लिखो कि आपको घर से करना है, फाइंड द लिमिट्स। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है सी वाले में कौन सा मेथड लगेगा? सर कोई सा भी नहीं, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, ये 0/0 फॉर्म ही डायरेक्ट है। वैल्यू क्यों पुट होगी सीधा? सर 0/0 फॉर्म नहीं है ये, 4/2 क्योंकि 0 आएगा। फॉर्म ही नहीं है। अब ये नहीं कि सब जगह तुम जो तुम्हारा मन करे वहां पे मेथड लगा के आए। जो हमने मेथड सीखे वो किसके लिए सीखे? 0/0 के लिए। अगर मैं सी और डी देखूं, दिस इज नॉट 0/0 फॉर्म, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल दो, ठीक है। मैं आंसर्स भी लिख रहा हूं, आप वेरीफाई करने के लिए लिख सकते हो। रेड पेन से जो भी मैं आंसर्स लिख रहा हूं, ये आप अपना वेरीफाई कर सकते हो जब आप सॉल्व करेंगे।
ठीक है, मेरे कुछ आंसर्स हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और भी है जो ग्रुप पे मैं भेज दूंगा आपको, तो वो ग्रुप पर आप अपडेट रहना, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको ग्रुप पर मिल जाएंगे। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सिंपल से क्वेश्चंस है, ये आप एक बार कॉपी पे ट्राई करते हैं। जिनके पास 11th वाली कॉपीज पड़ी है या 11th वाली जो बुक्स पड़ी है वो वहां से भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है। मैं तो भेजूंगा, आप भी अपना सेल्फ उठाकर एक बार जरूर लिमिट्स वाला टॉपिक पढ़कर एक बार रिवाइज करें, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यहाँ तक एक बार कंप्लीट करके देखेंगे, ठीक है। गुड बाय।